हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या जिसे हम लोग अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त किया था। उम्मीद करते हैं कि आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस टॉपिक को देखने के पहले आइए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग देख लेते हैं। जैसे यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही ओर है, यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही ओर कार्यरत है, तो इनकी जो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इन दोनों तीव्रताओं के योग के बराबर होगी। दूसरी चीज, यदि दोनों क्षेत्र की तीव्रताएं विपरीत दिशा में हैं, तो उस कंडीशन में जो इनकी परिणामी क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इनके अंतर के बराबर होगी, यानी कि E इज इक्वल टू ई वन माइनस ई टू होगा या E इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन होगा। एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखिएगा आप कि यदि कोई बिंदु है, मान लीजिए O है, और इस पर कोई एक बल कार्यरत है, मान लीजिए थीटा कोण पर, इस पर कोई एक बल कार्यरत है थीटा कोण पर, तो इस बल के दो घटक होंगे। एक घटक होगा क्षैतिज घटक, एक घटक होगा क्षैतिज घटक जो होगा कॉस के पदों में, यानी कि एफ कॉस थीटा, और एक घटक होगा ऊर्ध्वाधर घटक, यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक यानी परपेंडिकुलर। कैसा होगा? परपेंडिकुलर। ये होगा साइन के पदों में। ये किसके पदों में होगा? साइन के पदों में। ठीक है। ये कंडीशन आपकी वेग के लिए भी हो सकती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी हो सकती है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है इस डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के भी दो घटक होंगे। एक घटक होगा क्षैतिज घटक जिसे हम लेंगे ई कॉस थीटा के पदों में, और दूसरा घटक होगा इसी के लंबवत साइन थीटा के पदों में, यानी कि ई साइन थीटा। तो इस तरह से हमने कुछ जरूरी बातें देख ली जो इस टॉपिक को समझने में हमारी बहुत ही हेल्प करें। तो बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए देखिए हमारा फिगर जो है वो रेडी हो गया है। अब हम लोग देखते हैं इसमें। ये देखिए एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू आवेश इधर है और प्लस क्यू आवेश इस साइड है। इस वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो हमारी टोटल कितनी है? 2l है, यानी कि इसके केंद्र से L इस साइड और L इस साइड, ये दोनों मिलकर के 2l हो गई इसकी टोटल लंबाई। अब देखिए निरक्ष में, अक्ष में नहीं, अक्ष तो इसकी ये होगी, निरक्ष में द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो आइए क्रम से दोनों चार्जेस से देख लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी होती है उस बिंदु पर हम लोग +1 चार्ज रख लेते हैं। तो हमने बिंदु P पर एक +1 चार्ज रख लिया। अब देखिए प्लस क्यू चार्ज से जो +1 चार्ज है इस पर लगने वाला जो वैद्युत बल है उसकी डायरेक्शन होगी इस ओर, क्योंकि ये जो प्लस क्यू चार्ज है इस +1 को प्रतिकर्षित करेगा। उस कंडीशन में जो वैद्युत बल की डायरेक्शन होगी वो इस ओर होगी। ठीक है। अब जिस ओर वैद्युत बल की डायरेक्शन होगी उसी ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी डायरेक्शन हम लोग लेते हैं। तो उस कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन हो गई ऊपर की ओर। दूसरे आवेश को देख लीजिए जो माइनस क्यू चार्ज है, ये क्या करेगा? +1 चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेगा। उस कंडीशन में वैद्युत बल की जो डायरेक्शन होगी वो माइनस क्यू आवेश की ओर होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन हम लेंगे E2, वो भी हम लोग माइनस क्यू आवेश की ओर लेंगे। अब देखिए E1 और E2 बिंदु P पर कार्यरत है, तो देखिए इनका परिणामी कहां से जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि E1 और E2 को हम अपनी ओर खींचें तो उस कंडीशन में जो P है वो इसी डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ेगा। तो इस प्रकार से भी हम लोग देख सकते हैं कि E1 और E2 की जो परिणामी क्षेत्र की जो तीव्रता होगी इसकी जो डायरेक्शन होगी प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की ओर होगी। अब मान लेते हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल है मान लीजिए थीटा, यानी कि बिंदु P से हमने इस चार्ज को एक रेखा के द्वारा मिला दिया
और ये जो रेखा है इसकी द्विध्रुव की अक्ष से मान लेते हैं थीटा कोण बनाती है। उस कंडीशन में ये कोण भी कितना होगा? थीटा होगा। ये अगर थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा। अब यहां देखिए, यदि ये कोण थीटा है तो उस कंडीशन में ये कोण भी थीटा होगा। ये आपको पता होगा। अब देखिए, जो E1 है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 जो है वो क्षैतिज से थीटा कोण पर कार्यरत है। तो उस कंडीशन में E1 के दो घटक होंगे। एक घटक होगा क्षैतिज घटक, वो घटक हो जाएगा हमारा E1 cos थीटा, और दूसरा घटक होगा, वो घटक होगा हमारा ऊर्ध्वाधर घटक, जो होगा साइन के पदों में। तो ये हो जाएगा हमारा E1 साइन थीटा। ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। अब देखिए E2 के भी दो घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक होगा और एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा। तो इसका जो क्षैतिज घटक होगा वो जहां से हमारा कोण शुरू होगा उसी डायरेक्शन में इसको हम लेंगे, यानी कि E2 cos थीटा की डायरेक्शन होगी इस साइड। और इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो घटक होगा E2 cos थीटा के परपेंडिकुलर, यानी कि नीचे की ओर। तो ये हो जाएगा E2 sin थीटा। E2 sin थीटा। तो फिगर आपको समझ में आया होगा। अब आइए इस डेरिवेशन को हम लोग करते हैं। माना 2L लंबाई के वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से निरक्ष में स्मॉल आर दूरी पर, ये देखिए निरक्ष में स्मॉल आर दूरी पर यानी बिंदु P पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ज्ञात करनी है। अब इस +1 चार्ज की तो कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको हमने रिमूव कर दिया। अब देखिए, जो ये बिंदु P है इसकी प्रत्येक आवेश यानी कि +Q चार्ज से और -Q आवेश से जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हम लोग r'। ये भी r' और ये भी r' है। तो आइए इसे भी हम लोग नोट कर लेते हैं। तथा इस बिंदु P की प्रत्येक आवेश से दूरी r' है। अब देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। चित्र में देखें, POQ, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। उसी तरह से PO और ये -Q, ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज की जो कर्ण है वो हम देख रहे हैं इसमें r' है। तो समकोण त्रिभुज की जो कर्ण होगी उसकी वैल्यू हमें पता होती है कि √ लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। तो ये हो जाएगी r' की वैल्यू √r² प्लस l²। यहां हम नोट कर देते हैं r' इज इक्वल टू r² प्लस l²। अब आइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 की भी वैल्यू हम लोग नोट कर लेते हैं। तो आइए नोट करते हैं। +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r'², Q/r' का होल स्क्वायर। देखिए, इस +Q चार्ज के कारण निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, और बिंदु P से जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है? r' है। तो यहां हमने Q/r' का होल स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले में जो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², यहां r की वैल्यू कितनी है? r' है। तो इसलिए हमने r' का होल स्क्वायर कर दिया। इसी प्रकार आइए, -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाएगी E2 इज इक्वल टू
1/4πε0 Q अपॉन R डैश का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस Q चार्ज से बिंदु P की जो डिस्टेंस है वो भी R डैश है, तो यहां हमने कर दिया R डैश का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमें E1 और E2 की वैल्यू यहां पर मिल गई। इसे आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए E1 और E2 को उपयुक्त आरेख के अनुसार घटकों में वियोजित करने पर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्योंकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आपस में बराबर हैं और परस्पर विपरीत दिशा में हैं। उस कंडीशन में E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब जो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता होगी उसमें E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो ये आपस में क्या होगा, जुड़ जाएंगे। तो आइए नोट करते हैं हम लोग। आता है परिणामी तीव्रता, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब देखिए क्योंकि E1 और E2 आपस में बराबर हैं, तो उस कंडीशन में E की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 2E1 cos थीटा। ये देखिए यहां पर अगर हम E2 की वैल्यू भी E1 रख दें तो उस कंडीशन में जो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी हमारी E इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा। अब आइए इसमें E1 की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4πε0 Q अपॉन R डैश का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब आइए यहां हम लोग कॉस थीटा की भी वैल्यू नोट कर लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो देखिए इस समकोण त्रिभुज PO प्लस Q में हम देखते हैं कि जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो होती हमारी आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा हमारा आधार हो गया L, इस समकोण त्रिभुज का आधार हो गया L, और जो कर्ण है वो हो गई हमारी R डैश, वो हो गई R डैश। या cos थीटा इज इक्वल टू हो गया L अपॉन अंडर रूट R डैश की वैल्यू रख देते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4πε0 Q अपॉन R डैश का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं हम लोग L अपॉन R डैश, L अपॉन R डैश। इधर से हमने cos थीटा की वैल्यू रख दी L अपॉन R डैश। इसे हम और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू 2QL अपॉन 4πε0 R डैश का होल क्यूब, R डैश का होल स्क्वायर इंटू R डैश, ये मिलकर के हो गया हमारा R डैश का होल क्यूब। अब देखिए जो ये 2QL है ये वैल्यू होती है हमारी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो लिख लेते हैं इसमें, क्योंकि P इज इक्वल टू 2QL। ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 2QL की वैल्यू रख देते हैं P, तो P अपॉन 4πε0 R डैश का होल क्यूब, ये हो गया हमारा। अब देखिए R डैश की वैल्यू रख देते हैं हम लोग R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू P अपॉन 4πε0 R डैश की वैल्यू रख देते हैं अंडर रूट R होल टू द पावर 3। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर समझिएगा, P अपॉन 4πε0। अब देखिए अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। अंडर रूट को हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 और होल टू द पावर हमारा है 3। अब देखिए पावर के ऊपर पावर लगी हुई है तो उनका आपस में गुणा हो जाता है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो ये हो जाएगा 4πε0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए क्योंकि L इज मोस्ट लेस देन टू R, यानी कि R की तुलना में जो L की वैल्यू है वो बहुत ही छोटी है, तो उस कंडीशन में L स्क्वायर और भी छोटा होगा, तो इसलिए L स्क्वायर को नगण्य, तो हम लोग लिख देते हैं कि इस कंडीशन में L स्क्वायर को नगण्य करने पर
करने पर। क्योंकि जब L R से बहुत छोटा होगा तो उस कंडीशन में L का स्क्वायर और भी छोटा होगा, इसलिए हम लोग L स्क्वायर को नगण्य कर देते हैं। यानी कि अब हम इस फार्मूले में L स्क्वायर को रिमूव कर देंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर टू द पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमें मिल गया E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R क्यूब। ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोगों को व्यंजक प्राप्त हो गया। मात्रक नोट कर देते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। आइए दिशा नोट कर लेते हैं इसकी। सदिश रूप इसका भी लिख लेते हैं, माइनस वेक्टर P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R क्यूब। मात्रक इसका न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए इसमें माइनस क्यों आया, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है। उस स्थिति में हमने यहां पर माइनस ले लिया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर, लेकिन यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन है वो क्या है, प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की ओर है। तो उस कंडीशन में सदिश रूप है उसमें हमने माइनस ले लिया। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त किया। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।